गिरीश आहूजा के बंगले पर सुबह सुबह रोहन रिया को लड़ाई के दांव पेच सिखा रहा था। रिया की ट्रेनिंग का ये दूसरा दिन था, इसलिए रोहन ने कल के मुकाबले उसकी ट्रेनिंग थोड़ी और कठिन कर दी। अब वो रिया पर थोड़ा और जोर लगाकर हमला कर रहा था, साथ ही उन हमलों से बचने की टिप्स भी रिया को दे रहा था। रिया भी बहुत मेहनत कर रही थी। वो रोहन की सिखाई बातों को ध्यान से सुन रही थी। सुबह की ठंडक वाला मौसम होने के बावजूद उसकी बॉडी पसीने से तर हो गई थी। वो रोहन से फाइट करने के लिए खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रही थी। रोहन भी रिया के एफर्ट्स देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। फिर कल की तरह आज भी मायरा वहां आ गई और इस बार वो रोहन से ट्रेनिंग लेने का पूरा मूड बनाकर आई थी, ताकि इस ट्रेनिंग के बहाने ही सही वो रोहन के थोड़ा करीब जा सके। तुम फिर आ गई? रिया मायरा को देखकर चिढ़ते हुए बोली। हाँ, आज तो मैं भी रोहन से ट्रेनिंग लूंगी, मायरा बोली। ये सुनकर रिया गुस्से में रोहन पर पहले से और ज्यादा आक्रामक होकर हमला करने लगी। रोहन भी समझ गया कि मायरा को देखकर रिया ने खुद को और ज्यादा पुश कर दिया है। तभी रोहन को आइडिया आया कि मायरा को भी इस ट्रेनिंग में शामिल कर लेते हैं। ऐसे में रिया और मायरा के बीच कंपटीशन की भावना आएगी और रिया जल्दी जल्दी ट्रेंड हो जाएगी। ये सोचते हुए रोहन मायरा से बोला, क्या तुम्हें सच में ट्रेनिंग लेनी है? ये सुनकर जहां मायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो वहीं रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। रोहन, क्या बोल रहे हो तुम? इस मुसीबत को खामखा बीच में क्यों ला रहे हो? रिया ने रोहन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें मायरा पसंद नहीं है ना, तो फाइट में उसे हरा देना, फिर उसका चेहरा देखने लायक होगा और वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। रोहन ने रिया को समझाया ताकि वो मायरा की वजह से ही सही, लेकिन स्पीडली अपनी स्किल्स इंप्रूव कर ले। इस पर रिया कुछ पल के लिए सोचने लगी। मायरा से तो वो हमेशा से नफरत करती थी। मायरा जब भी अपना मुंह खोलती थी, रिया का मन करता था कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मारे, और अब इस ट्रेनिंग के बहाने उसे मायरा को मारने का मौका मिल रहा था। यही सोचकर वो मायरा को भी इस ट्रेनिंग में शामिल करने को मान गई। ठीक है मायरा, आओ मैदान में, देखते हैं तुम में कितना दम है, रिया मायरा को चैलेंज करते हुए बोली। दरअसल रिया को विश्वास था कि वो मायरा को आसानी से हरा देगी, क्योंकि वो रोहन से एक दिन ट्रेनिंग ले चुकी थी, जबकि मायरा, उसने तो अभी तक 1 मिनट की ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। रिया का चैलेंज सुनकर मायरा भी बीच मैदान में आ गई। ये देखकर रिया खुश हो गई। उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है मायरा की धुलाई करने का। फिर रिया ने फौरन बिना टाइम वेस्ट किए मायरा पर हमला करना शुरू कर दिया। रिया ने पहला पंच मारा, लेकिन मायरा उससे आसानी से बच गई। फिर रिया ने दूसरा पंच मारा, मायरा उससे भी बच गई। अब रिया को गुस्सा आया और उसने मायरा पर अपनी पूरी ताकत निचोड़ते हुए कभी पंच तो कभी किक की बरसात कर दी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मायरा उन सभी हमलों से बच गई। उसकी फुर्ती और बॉडी को फ्लेक्सिबली मूव करने की एबिलिटी कमाल की थी। उधर दूर खड़ा रोहन भी मायरा के ये मूव्स देखकर हैरान रह गया। मायरा पर कई फेल्ड अटैक करने के बाद रिया थक गई। वो जोर जोर से हांफने लगी। ये देखकर मायरा हंसते हुए बोली, क्या हुआ रिया, अभी से थक गई? अभी तो मैंने फाइट शुरू भी नहीं की, ये तो बस मेरा वार्म अप था। ये सुनकर रिया हैरान हो गई, लेकिन उसे मायरा की इस टीजिंग पर गुस्सा भी आया और वो एक बार फिर अपनी बॉडी की बची खुची ताकत लेकर मायरा पर हमला करने दौड़ी। लेकिन मायरा ने सिर्फ एक हल्के से मूव से रिया को जमीन पर पटक दिया और फिर बोली, क्या रिया, लगता है तुम ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हो। एक काम करो, पहले तुम अच्छे से ट्रेनिंग लो, हफ्ता, महीना या फिर साल, जब भी तुम मेरे लेवल पर आ जाओ, फिर मुझसे फाइट करने आना, तब तुमसे फाइट करने का असली मजा आएगा। इतना कहकर मायरा हंसने लगी और फिर रोहन के पास जाकर बोली, रिया की बॉडी ने तो जवाब दे दिया, लेकिन मेरी बॉडी में अभी भी बहुत दम बाकी है, क्या हम दोनों ट्रेनिंग शुरू करें? इस पर रोहन बोला, तुम्हें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स पहले से ही अच्छी हैं। इस पर मायरा ने रोहन की छाती को उंगली से टच किया और बोली, हाँ, लेकिन तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। तभी मायरा से फाइट के बाद
थकी हारी रिया किसी तरह से खड़ी हुई और मायरा को रोहन से दूर करते हुए बोली, एक वीक, सिर्फ एक वीक रुक जाओ, फिर देखना मैं भी तुम्हें हरा दूंगी। ये सुनकर मायरा हंस पड़ी। दिन में सपने देखना बंद करो बहना। मेरे लेवल तक आने के लिए तुम्हें एक हफ्ता नहीं, 1 साल चाहिए। तभी रोहन बोला, चलो एक डील करते हैं। अगले 1 हफ्ते में सिर्फ रिया को ट्रेनिंग दूंगा, फिर हम तुम्हारे और रिया के बीच में एक फाइट कंपटीशन रखेंगे, और अगर उसमें रिया ने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा, और अगर मैंने रिया को हरा दिया तो? मायरा ने रोहन से पूछा। तो मैं तब तक तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा जब तक तुम चाहोगी, रोहन ने जवाब दिया। इस पर मायरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कूल, डील पक्की। उधर रिया को भी रोहन की ये डील जम गई, क्योंकि यदि उसने मायरा को हरा दिया तो वो ना सिर्फ रोहन की नजर में हीरो बन जाएगी, बल्कि मायरा को भी रोहन से दूर रख पाएगी। वैसे तुमने इससे पहले लड़ना कहां सीखा? रोहन ने मायरा से पूछा। इस पर मायरा रोहन के करीब आई और उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, ये एक सीक्रेट है। इतना कहकर मायरा ने रोहन को आंख मारी और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मायरा की यह हरकत देखकर रिया को बड़ा गुस्सा आया। रोहन, कल से तुम मुझे रोज 1 नहीं बल्कि 3 घंटे ट्रेनिंग दोगे, और जरूरत पड़ी तो हम उससे भी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस मायरा की बच्ची को हराकर ही दम लूंगी। जवाब में रोहन बोला, ठीक है, वो हम कल से देख लेंगे। फिलहाल तुम रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। वैसे आज भी तुम हमेशा की तरह मुझे छोड़कर नाइट क्लब निकल जाओगे? रिया ने कहा। नहीं, आज मेरी नाइट की शिफ्ट है, तो मैं भी तुम्हारे साथ दिन में आहूजा कॉरपोरेशन चलूंगा, रोहन ने जवाब दिया। रोहन की ये बात सुनते ही रिया खुश हो गई। उसकी सारी थकान जैसे उतर गई। सच्ची? मतलब आज हम दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इतना कहकर रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में तैयार होने चली गई। तभी चेतन वहां पर आया, जो काफी देर से ये पूरा नजारा देख रहा था। मायरा की फाइटिंग स्किल्स काफी इंप्रेसिव है, चेतन रोहन के पास आकर बोला। हाँ, पता नहीं ये भाई बहन हमें आगे और कौन कौन से सरप्राइज देंगे, रोहन ने कहा। कुछ देर बाद रोहन, रिया, चेतन और हितेश सभी आहूजा कॉरपोरेशन आ गए। रिया आते ही अपने काम में लग गई और कंपनी मैनेजर पंकज के साथ आहूजा कॉरपोरेशन को फिर से ग्रो करने का प्लान बनाने लगी। इस बीच मयंक भी वहां आ गया। तो बहना, तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा कुछ? क्या मिलाओगे पठान एंटरप्राइज से हाथ? करोगे अपनी कंपनी को लीड? इस पर रिया बोली, नो थैंक्स, मैं आहूजा कॉरपोरेशन को फिर से ऊंचाई तक ले जाने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। पठान पर मेरे पापा ने भी भरोसा नहीं किया था और मैं भी नहीं करूंगी। इतना कहकर रिया फिर से पंकज से बातचीत में बिजी हो गई। मयंक को रिया की ये बात बुरी लगी। एक बार फिर सोच लो बहना, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, मयंक ने जोर देते हुए कहा। इस पर रिया चिढ़कर बोली, इतना ही अच्छा मौका है तो तुम उसे ले लो, कर लो पठान एंटरप्राइज ज्वाइन और छोड़ दो घाटे में जा रही आहूजा कॉरपोरेशन। कम से कम इसी बहाने तुम और तुम्हारी बकबक दोनों से छुटकारा तो मिलेगा। इतना कहकर रिया फिर से अपने काम में बिजी हो गई। इस बार रिया की ये बातें मयंक के दिल पर लगी। वो गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मयंक जब रिया के कैबिन से बाहर निकला तो उसने गुस्से से दरवाजा बंद किया और एटीट्यूड दिखाता हुआ वहां से चला गया। वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने रिया के कैबिन के बाहर सोफे पर बैठे रोहन को नोटिस ही नहीं किया। रोहन ने जब मयंक का गुस्सा देखा तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फौरन रिया के कैबिन में गया। ये मयंक को क्या हो गया? बहुत गुस्से में निकला। सब ठीक तो है? रोहन रिया से बोला। हाँ, सब ठीक है, बस मैंने उसके पठान एंटरप्राइज वाले ऑफर को लात मार दी, इसलिए बौखला गया है बेचारा। इतना कहकर रिया हंसने लगी और फिर से वो अपने काम में बिजी हो गई। वहीं रोहन रिया के कैबिन से बाहर आया और चेतन से बोला। मयंक के इरादे पहले ही ठीक नहीं थे, ऊपर से रिया ने उसका ऑफर ठुकराकर उसे और गुस्सा दिला दिया।
अब वो पक्का कोई बड़ी चाल चलेगा। इस पर चेतन बोला, तो क्या मैं जाकर उसका पीछा करूं? इस पर रोहन ने कुछ सोचा और कहा, वेट, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। इतना कहकर रोहन और चेतन दोनों मयंक को फॉलो करने निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने हितेश को ऑफिस में ही रुकने को कहा ताकि रिया की सेफ्टी का ध्यान रखने वाला कोई हो। उधर रिया से हुई बहस के बाद मयंक आहूजा कॉरपोरेशन से बाहर आ गया और कार लेकर कहीं जाने लगा। रोहन और चेतन भी उसका पीछा करने लगे। तभी मयंक की गाड़ी पठान के नाइट क्लब के बाहर आकर रुकी। ये वही नाइट क्लब था जहां पहले जाकिर भी जाया करता था। रोहन को अब यकीन हो गया कि मयंक कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। मयंक को फॉलो करते हुए रोहन और चेतन भी उसी नाइट क्लब में आ गए। फिर मयंक सीढ़ियों से होता हुआ क्लब में बने पठान के वीआईपी लाउंज में गया। अब रोहन और चेतन को लगा कि मयंक पठान गैंग का अगला लीडर है और वो जाकर पठान की उस रॉयल चेयर पर बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रॉयल चेयर खाली थी। मयंक भी पठान की गैंग के दूसरे मेंबर्स के साथ वहां बैठ गया। अब सभी किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां काला सूट और ब्लैक गॉगल पहने एक लंबे बालों वाला शख्स आया। उसके आते ही सभी खड़े हो गए, उसे सलाम करने लगे। मयंक ने भी ऐसा ही किया। फिर ये लंबे बालों वाला शख्स पठान की रॉयल चेयर पर जाकर बैठ गया। रोहन को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई बड़ा और खास आदमी है। अब रोहन अंदर की बातें सुनना चाहता था, इसलिए वो पिछली बार की तरह वेटर के अंदर ड्रिंक ले जाने का इंतजार करने लगा ताकि वो उसके पीछे चोरी से हियरिंग डिवाइस लगाकर अंदर की बातें सुन सके। हालांकि इस बार कोई वेटर काफी देर तक अंदर ड्रिंक लेकर नहीं गया। उधर मयंक उस लंबे बालों वाले शख्स से ढेर सारी बातें किए जा रहा था। रोहन के पास और समय नहीं था, उसे अंदर की बातें हर हाल में सुननी थी। ऐसे में वो खुद वेटर के पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, वो वीआईपी लाउंज में कुछ ड्रिंक्स भिजवा दीजिए। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला। वेटर कंफ्यूज होकर बोला, अरे उन्होंने मुझे भेजा है और तुम बहस करने में टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी अंदर जाओ। लेट हुए तो सर नाराज हो जाएंगे, फिर तुम्हारी जॉब चली जाएगी। इतना कहकर रोहन ने उस वेटर के पीछे चुपके से हियरिंग डिवाइस चिपका दिया। उधर रोहन की बात से डरा हुआ वेटर फौरन ड्रिंक्स लेकर उस वीआईपी लाउंज में चला गया। उसके अंदर जाते ही रोहन को वहां चल रही सारी बातें सुनाई देने लगी। रिया ने पठान एंटरप्राइज से मर्जर का ऑफर ठुकरा दिया है। यदि वो मान जाती तो हम आहूजा कॉरपोरेशन में अपने लोग घुसाकर उसे किसी स्कैम में फंसा देते और फिर कंपनी से बाहर निकाल देते। मयंक उस लंबे बालों वाले शख्स से बोला, तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? लंबे बालों वाले शख्स ने पूछा। लगता है अब रिया को मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका जिद्दीपन उसे मिट्टी में मिला देगा। इतना कहकर मयंक चुप हो गया और फिर बोला, लेकिन इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड रोहन वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके रहते रिया तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इस पर लंबे बालों वाला शख्स बोला, ठीक है, हम रिया को मरवाने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे अपने बॉस से परमिशन लेनी होगी। यदि वो हां कहेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। लंबे बालों वाला शख्स और मयंक आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रोहन ने जिस वेटर को ड्रिंक लेकर अंदर भेजा था, उसने एक ड्रिंक का ग्लास लंबे बालों वाले शख्स के पास रख दिया। उसे देखकर वो शख्स भड़क गया। तुम्हारा दिमाग खराब है? आज मंगलवार है और मंगलवार को मैं ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाता। तभी वहां बैठा एक आदमी बोला, लेकिन हमने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर की ही नहीं थी, फिर तुम क्यों आए? इस पर वेटर डरते हुए बोला, मुझे तो बोला गया था कि सर ने जल्दी ड्रिंक मंगवाई है, जाओ वरना नौकरी चली जाएगी। किसने बोला? उस आदमी ने पूछा। इस पर वेटर ने वीआईपी लाउंज के बाहर पीठ दिखाकर बैठे रोहन की ओर इशारा किया। बेवकूफ, तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है। लंबे बालों वाला शख्स मयंक पर भड़कते हुए बोला, जल्दी निकलो यहां से। हियरिंग डिवाइस पर सारी बातें सुन रहे रोहन ने चेतन से कहा। तभी पठान की गैंग के कुछ लोग रोहन और चेतन को पकड़ने उनकी ओर जाने लगे। अभी किसी ने रोहन और चेतन का चेहरा नहीं देखा था। छोड़ना मत दोनों को, उनकी लाश ही बाहर जानी चाहिए।
गैंग को लीड कर रहा शख्स चिल्लाया, अब क्या होगा आगे? क्या रोहन और चेतन पकड़े जाएंगे? और कौन है ये लंबे बालों वाला शख्स? कौन है इसका भी बॉस? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड